हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे माय लाइफ के बारे में, जिसमें मैं बात कर रहा था कि इंग्लिश का प्रॉब्लम। जी हाँ, इंग्लिश मेरी जान के दुश्मन थी और मुझे लगता था इंग्लिश लैंग्वेज बनी ही क्यों है, हम लोग विदेशियों की लैंग्वेज यूज़ करते ही क्यों है। मैं हरदम अपने बाबूजी से पूछता था, बाबूजी ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं। तो वो भी कहते थे जी हाँ गलत बात है, अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, वो इंग्लिश लाद कर चले गए और हमारी गवर्नमेंट भी उसको चेंज नहीं करते हैं। मैं सोचता, वो कहते थे जापान में, चाइना में, जर्मनी में, फ्रांस में इंग्लिश में कुछ पढ़ाते नहीं हैं, उनकी प्रगति नहीं होती है क्या, तो हम भारत में अंग्रेज़ी को इतना महत्व क्यों देते हैं। तो मैं भी बोलता था बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मजबूरी थी। अब स्कूल में तो अंग्रेज़ी सब्जेक्ट था ही। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 9 तक जैसे तैसे पास हुआ तिकड़मबाजी कर कर, बट अभी 10वीं था, बोर्ड का साल था, 10th बोर्ड होता है और मुझे टेंशन था, मुझे मुंबई पढ़ने जाना था मेरे भाइयों के जैसे। मेरे पिताजी लोग भी मुंबई और पुणे में पढ़े थे, तो मुझे भी लगता था कि मैंने भी पढ़ना चाहिए, बट वहाँ लगता है परसेंटेज बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचता था कि अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है तो परसेंट अच्छे लगेंगे, बट उसमें एक ही बड़ा रोड़ा था राह का, वो था इंग्लिश। अब फ्रेंड्स 10th आ गया, 10वीं आ गई, मुझे पता था कि सबसे मेरा वीक सब्जेक्ट है इंग्लिश, बाकी सब सब्जेक्ट में मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे। मैंने ठान लिया था कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलाने हैं। फ्रेंड्स, जो पूरी टेक्स्ट बुक थी, जो पाठ्य पुस्तिका थी 10वीं की, उसमें मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता था, बट फिर भी मैं पढ़ता था, उसको पढ़ता था। ग्रामर जो होता है, व्याकरण जो होता है, उसमें मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इज़ कब लगाना, वॉज कब लगाना। तो ही इज़ कमिंग कि ही वॉज कमिंग कि ही विल कमिंग, मुझे कुछ समझ में आता नहीं था। मैं सोचता था यार कहीं पे इज़ है, कहीं वॉज है, कभी विल है, कभी शैल है, कभी हैज़ है, कभी हैव है, ये लफड़ा क्या है। मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि भाई ये इज़ कब लगाना, वॉज कब लगाना। फिर टीचर बोलते थे नहीं, इज़ मतलब वर्तमान है, वॉज मतलब भूतकाल है, विल मतलब भविष्य काल है। अरे भाई वो सब ठीक है, बट दिमाग में घुसता नहीं था ना कुछ भी, तो बहुत जम्बलिंग होता था कि लिखते वक्त लिखे तो क्या लिखे, इज़ लिखे, वॉज लिखे। अच्छा, बिकॉज का स्पेलिंग, अरे भाई इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्पेलिंग बिकॉज। अब बिकॉज में आप देखोगे तो बी और CAUSE क्यों होता है, BECOZ होना चाहिए ना बिकॉज, या B और COZ बिकॉज। तो ये स्पेलिंग भी ऐसे डिफिकल्ट थे कि स्पेलिंग लर्न ही होते नहीं थे, स्पेलिंग याद ही रहते नहीं थे। अब नेशनल का स्पेलिंग है तो NASHAL नेशनल ऐसा होना चाहिए, बट स्पेलिंग कैसा है, NATIONAL है। अरे भाई TIO का क्या संबंध आया, श है तो श है ना, SH है, बट नेशनल में आप देखोगे SH आता ही नहीं है। तो फिर मैं कैसे याद करता था स्पेलिंग को, ना टी ओ नाल मतलब नेशनल, ना टी ओ नाल, ऐसे याद करके स्पेलिंग याद करने पड़ते थे। नेशनल लिखना हो तो ना टी ओ नाल ऐसे मैं याद करता था। आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा नाम भी, मुझे स्पेलिंग भी आता नहीं था, तो मेरे नाम का भी मैंने बाय हार्ट लर्न कर लिया था। निरंजन, NIRANJAN, निरंजन, बस नाम भी मैंने बाय हार्ट लर्न कर लिया था। अब वो NI के जगह NEE क्यों नहीं होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मेरी बड़ी सिस्टर होती थी, वो डांटती थी, बोलती थी भाई तेरे को बोला ना ऐसे स्पेलिंग लिखना होता है। मैं पूछता था फिर NI क्यों, NEE क्यों, तो बोलती थी नहीं नहीं वो पहली है, ये दूसरी है। मुझे कुछ समझ में आता नहीं था। बोला भाई जाने दो, अपने को कम से कम अपना खुद का नाम तो लिखते आना चाहिए अंग्रेज़ी में, तो उतना कर लिया था। अब जो सवालों के जवाब जो होते थे क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने क्या किया कि पिछले 8-10 साल के जितने भी 10वीं की परीक्षाएँ होती थी, उनके सब पेपर निकाल के सॉल्व करना। समझ में कुछ आता नहीं था, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, मैंने इतना ठान लिया था कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसा होता है बस। तो मैंने पूरा मक करना शुरू कर दिया और पूरा क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर, वो सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करता था। मतलब आप पूछोगे तो मुझे कुछ भी बताते आता नहीं था।
अब कोई भी सवालों के जवाब में बिकॉज आता था। रामू वेंट टू टेम्पल बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रे। अब ये बिकॉज आ गया तो मैं बोलता था मर गए, बिकॉज का स्पेलिंग तो अपने को आता ही नहीं है। तो मैं उस सवाल के जवाब को घुमाता था और सो से लिखता था। रामू वॉन्टेड टू प्रे सो ही वेंट टू टेम्पल। समझ रहे हो आप बात को, कि सवाल के जवाब को मैं चेंज करके लिखने की प्रैक्टिस किया कि जहाँ पे बिकॉज आया तो वहाँ पे मर गए। तो वहाँ पे बिकॉज का स्पेलिंग तो आता नहीं था, तो भाई क्या करना चाहिए, तो सवाल के जवाब को उल्टा लिखने का। जहाँ पे सो आए, एसो सो, क्योंकि का आना चाहिए, सो आना चाहिए, बिकॉज नहीं आना चाहिए, कारण की नहीं आना चाहिए, क्योंकि आना चाहिए। ये सोच के मैं उसके उल्टे घुमाता था सवालों के जवाब को। रामू वेंट टू टेम्पल बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रे, तो उसका जवाब ऐसा है। तो उसको घुमा के मैं रामू वॉन्टेड टू प्रे सो ही वेंट टू टेम्पल, ऐसे घुमा घुमा कर मैंने सब आंसर बाय हार्ट लर्न करने को शुरू कर दिया था। अब व्याकरण जो होता है, ग्रामर होता है, उसको तो बाय हार्ट लर्न नहीं कर सकते हैं। तो मैं इतना मुझे पता था, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वाज लगाओ, यहाँ पे ऐसा है तो वैसा लगाओ। ऐसा मैंने पूरा उसको बाय हार्ट लर्न करना शुरू कर दिया। और पूरे सवालों के जवाब बस पढ़ पढ़ के से ये सवाल का जवाब ऐसा है, ये सवाल का जवाब ऐसा है। मतलब समझ लो आप 10वीं में 10th में मैं जो भी पढ़ाई करता था उसमें से 30-40% टाइम मैं इंग्लिश को देता था, अंग्रेज़ी को देता था। और मैंने पूरी किताब ही बाय हार्ट लर्न कर ली थी। मतलब किसी भी जो वर्ड का मुझे मीनिंग मालूम नहीं है, कोई भी सवाल का जवाब मुझे का अर्थ पूछोगे अगर हिंदी या मराठी में तो पता नहीं है, बट पूरा बुक मैंने रोज़ पढ़ता था। जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो याद हो जाती है, वैसे मैं किताब पढ़ के बस मुझे ध्यान में था कि इसके बाद में ये सेंटेंस आता है, इसके बाद में ये सेंटेंस आता है, इसके बाद में ये वाक्य आता है। ऐसे कर करके पूरी किताब ही मैंने बाय हार्ट लर्न कर ली थी। और प्लस पिछले 10-12 साल के जो क्वेश्चन पेपर थे 10th बोर्ड के, इंग्लिश के, अंग्रेज़ी के, वो मैं लगातार उसको सॉल्व करते रहता था। बार बार सॉल्व करता था कि कोई भी सवाल का जवाब चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा कहते थे कि पिछले अगर 10 साल के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो तो उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस बार आते हैं 3-4 साल से बदल कर, तो उसमें से आपका काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। तो मैं उसी में के क्वेश्चन के आंसर और ग्रामर के भी क्वेश्चन के आंसर ये लगातार जो है लिख के रखे थे मैंने। और बार बार उसको पढ़ता था, बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर करके मतलब आप समझ लो कि सभी क्वेश्चन पिछले 10 साल के क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट लर्न हो गए थे मुझे। टेक्स्ट बुक पर बाय हार्ट लर्न हो गई थी। और जो भी टेक्स्ट बुक के नीचे भी जो सवाल जवाब होते हैं लिखे हुए एक ट्रायल के लिए, वो हर एक सवाल जवाब को पूरा लिख के रखा था नोटबुक पे मैंने। सवाल और उसका जवाब जो गाइड होता था या इधर से उधर से उसका सवाल का जवाब लिख के रखा था मैंने। और मैं डेली उसको रिवीजन करता था कि भाई एक साल में तो पूरा अच्छे से आना चाहिए। तो एक भी वर्ड का मतलब मुझे मालूम नहीं, एक भी सवाल का मतलब मुझे मालूम नहीं, एक भी जवाब का मतलब मुझे मालूम नहीं, बट पूरा क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर और टेक्स्ट बुक बाय हार्ट लर्न कर ली थी मैंने एग्ज़ाम आते। बाद में एग्ज़ाम आई बोर्ड के एग्ज़ाम। एक ऐसे छोटी स्कूल में जो कि इतनी अच्छी स्कूल नहीं थी, वहाँ पे मेरा नंबर लगा था, मेरे खुद के स्कूल में नहीं था नंबर। वहाँ पे धड़ल्ले से कॉपी चलती थी, जैसे 12th फेल में दिखाते हैं वैसे। टीचर ही बुक ले लेके घूमते थे, भाई किसको कौन सी बुक चाहिए, कौन सा आंसर का सवाल का जवाब चाहिए, बताइए। बट बाबूजी ने कहा हुआ था बिल्कुल कॉपी करना नहीं, कॉपी जो करता है वो कायर होता है, फेल हो जाएगा चलेगा पर कॉपी करना नहीं। तो मेरे भी दिमाग में वो बात बैठी हुई थी, तो मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मैं कॉपी नहीं करूँगा, मैं खुद ही लिखूँगा। और वैसे भी आपको मैंने बताया कि मुझे सब सवालों के जवाब बाय हार्ट लर्न थे। कोई भी सवाल हो उसका जवाब मेरे दिमाग में लाइट बनकर चमकता था और उसका जवाब मैं तुरंत लिख देता था। फ्रेंड्स, आपको हंसी आएगी सुनकर, आउट ऑफ 100 मार्क मुझे 85 मार्क मिले थे। अब आप सोचोगे कि 15 मार्क कहाँ छूट गए मेरे। आपको बताता हूँ 15 मार्क कहाँ छूटे। वो छूटे निबंध में। 15 मार्क का निबंध था, ऐसे जो कहते हैं इंग्लिश में, निबंध लिखना होता था। अब आप जानते हो निबंध में तो आप कुछ भी लिख सकते नहीं हो, खुद के दिमाग से लिखना पड़ता है।
मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, निबंध पे जाके मैं अटक गया। मुझे एक भी वर्ड, एक भी सेंटेंस लिखते आया नहीं। मन से लिखना था, इसका कोई जो निबंध होता है खुद के मन से लिखना होता है, मुझे एक भी सेंटेंस लिखते नहीं आया। मैं आधे घंटा पौन घंटा बैठा, बाकी तो पेपर मेरा हो चुका था, मुझे कुछ भी आया नहीं। मैं छोड़ दिया पेपर, बोला भाई अब निबंध अपने बस की बात नहीं है, ऐसे मैं लिख सकता नहीं हूँ। और बाद में सिर्फ निबंध के मेरे 15 मार्क गए, बाकी 85 में से 85 मार्क्स मुझे पूरे मिले। और इसी प्रकार से वो सरप्राइज़ हुआ सबको जब इंग्लिश में उनको पता चला मुझे 85 मार्क्स मिले। मेरे सिस्टर्स, मेरे पेरेंट्स इतने सरप्राइज़ हुए कि तुझे इंग्लिश में 85 मार्क्स कैसे मिले। तो उनको तो पता था मैं जो है बाहर लर्न करता हूँ, मक करता हूँ, पर फिर भी इतने अच्छे मार्क्स मिले, सब काफ़ी खुश थे। फ्रेंड्स, ये तो आपको लगेगा इसमें इंग्लिश इम्प्रूव कहाँ हुई। जी हाँ, नहीं हुई। मेरी सच में इंग्लिश मैंने इम्प्रूव की 11th में मुंबई जाने के बाद, जहाँ पे मेरा इतना अपमान हुआ, इतनी इंसल्ट हुई कॉलेज में कि मैंने ठान लिया कि भाई अभी सिर्फ मक करने से, बाहर लर्न करने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे रियल में इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, हर एक शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बोरिया बिस्तर बांध कर फिर से गाँव जाना पड़ेगा। और सब लोग कहेंगे कि भाई देखो ये तो फेल होकर वापस आ गया। और मैंने वहाँ पे कैसी बाजी पलटी और रियल में कैसी इंग्लिश अपनी इम्प्रूव की, जो कि मैं बाद में इंग्लिश में गाने भी गाता था, इंग्लिश में लेक्चर भी देता था, डिबेट में भी पार्ट करता था और इंग्लिश ड्रामा में भी पार्ट लेता था। तो वहाँ तो जो था इंग्लिश आना ज़रूरी था। ऐसे कॉलेज में गया था मैं जिस कॉलेज में मुंबई में पढ़ा हूँ। आपको बता दूँ, मेरा कॉलेज राकेश जी झुनझुनवाला का कॉलेज है, मेरा कॉलेज ऋतिक रोशन का कॉलेज है, मेरा कॉलेज आदित्य चोपड़ा का, यशराज फिल्म्स का कॉलेज है। मेरे कॉलेज में कुमार मंगलम बिरला भी पढ़े हुए हैं। मेरे कॉलेज में काफ़ी ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति पढ़े हुए हैं, छाबरिया पढ़े हुए हैं, सिंघानिया पढ़े हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं ऐसे कॉलेज में। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, वो भी मेरे कॉलेज के हैं। तो ऐसे काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज मेरे कॉलेज में किसी ज़माने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाते थे, वो कॉलेज में मैं पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ पे तो आप सोच सकते हो इंग्लिश नहीं आना मेरे लिए तो पाप था, जुर्म था, क्राइम था। वहाँ पे कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को रियल में इम्प्रूव किया बताऊँगा अगले वीडियो में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर मेरी इतनी इंसल्ट हुई है, इंसल्ट के किस्से बताऊँगा। और वहाँ से मैं कैसे उस कॉलेज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना और 3000 बच्चों ने मुझे मेरे लिए कैसे वोट किया और मैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टूडेंट था। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं उमर जी अब्दुल्ला को मिलने गया था बाद में दिल्ली में 10-15 साल बाद। कभी कुछ काम से गया था तो मुझे पता चला उमर जी अब्दुल्ला का ऑफिस यहाँ पे है, बोला मिल लेते हैं। उनके पीए ने मुझे मिलने नहीं दे रहे थे, वो बोले भाई ऐसे अपॉइंटमेंट बिना नहीं मिल सकते हैं मंत्री जी को। मैं बोला भाई मुझे सिर्फ 2 मिनट मिलना है, मैं उनका फ्रेंड हूँ, कॉलेज में उनको जानता हूँ, बोलो तो सही। फ्रेंड्स 15-20 साल बाद उनको मिला, उनको सिर्फ मैंने मेरा कार्ड भेजा, नाम बोलते बराबर और बाहर आके मुझे वेलकम करने को आए और कहा हेलो निरंजन, हाउ आर यू आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो इतना मैं कॉलेज में अपने आप को टर्न अराउंड किया, चेंज किया। जो कि एक दब्बू लड़का था, डरपोक लड़का था, घबराता था, अंग्रेज़ी का एक सेंटेंस, एक वाक्य बोल नहीं पाता था, वो लड़का मुंबई जाकर कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया, कैसे सबके बीच में, इतने बच्चों के बीच में स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना, बताऊंगा अगले भागों में, जो कि काफ़ी किस्से हैं बताऊंगा। बट फ्रेंड्स मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हिम्मत नहीं हारना है, सब कुछ पॉसिबल है, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। जी हाँ, मेहनत करना होता है, नर्वस नहीं होता है। सभी के लाइफ में अच्छा सब कुछ नहीं होता है, बहुत दुख होते हैं, दुख से बाहर निकलना इसी को ज़िंदगी कहते हैं। और यही मैंने सीखा है मेरे लाइफ में, हर बार तकलीफ़ें उठाई है और तकलीफ़ें से लड़कर बाहर आया हूँ और फिर से टॉप पर पहुँचा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।